कृषि विज्ञान केंद्र बसुली, जनपद महाराजगंज, डॉक्टर नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित यह सेंटर जनपद महाराजगंज में तमाम सारे किसानों से लेकर के युवाओं तक, पशु संबंधित जानकारी से लेकर फसलों तक यह अपनी प्रेरणा बिखेरता रहा है। आइए आपको लेकर के चलते हैं बसुली फार्म के उस विशेषज्ञ डॉक्टर के पास, जहां पे संबंधित पशुओं से संबंधित मत्स्य पालन से लेकर के बकरी पालन तथा सब्जी उत्पादन, ये सारी चीजों से लेकर के आप लोगों को जानकारी दिलवाते हैं कि यहाँ पे किसानों को कैसा कैसा लाभ हो जाए। जो भी युवा बेरोजगार हैं उनको इस कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा प्रशिक्षित करके नई नई रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलते हैं, इनका परिचय जानते हैं कि आखिर हमारे जनमानस को किस तरह से यहाँ का अनुसंधान केंद्र लाभ पहुंचा रहा है। श्रीमान जी, आपका क्या नाम है? और मेरा नाम डॉक्टर विजय चंद्रा है जी। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक पद पर कृषि विज्ञान केंद्र बसुली में तैनात हूँ और मेरा पूरा काम पशुपालन संबंधित जिले के जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनके पशुओं का रखरखाव, देखभाल, अच्छा उत्पादन लेना, बीमारियों के बचाव आदि पर जो है विशेष हमारा जो है प्रकाश रहता है। इसका उद्देश्य बताएं सर, इस अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य क्या है? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार द्वारा पोषित नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित है। ये मुख्यतः हमारा एक, इसका नाम है कृषि विज्ञान केंद्र जी। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फार्म साइंस सेंटर। आप बोलचाल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ये किसानों का विद्यालय है। यहाँ किसानों को समय समय पर खेती बाड़ी, पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाए, इस पर जो है जानकारी देता रहता है। उनकी आमदनी कैसे बढ़े, फसल कैसे अच्छी हो, पशुपालन कैसे अच्छा हो, इन्हीं सब गतिविधियों पर काम करता है। मुख्यतः जो हमारा केंद्र है ये प्रशिक्षण, डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑन फार्म ट्रायल, एडवाइजरी और प्रसार गतिविधियों का मुख्यतः काम करता है। समय समय पर हम केंद्र पर जो है ट्रेनिंग करवाते हैं, सीजनल ट्रेनिंग किसानों को जो है। फिर हम आप कैंपस के तहत गांव में जाकर के किसानों को समसामयिक जानकारी देते रहते हैं और इसी क्रम में हम इन सर्विस ट्रेनिंग जो हमारे रोजगार कृषि विभाग, पशुपालन विभाग के जो प्रसार कर्मी हैं उनको हम समय समय पर अपने नई नई जानकारी के तकनीकी जानकारी से जो है किसानों को जानकारी देते रहते हैं। साथ साथ हम ट्रेनिंग के माध्यम से ही रोजगार परक प्रशिक्षण करवाते हैं, जिसमें स्कूल ड्रॉप स्टूडेंट हैं, नवयुवक यूथ हैं हमारे, उनको हम विभिन्न प्रकार के जो है केंद्र के माध्यम से 5 दिन, 7 दिन, 21 दिन तक जो है प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण और रोजगार परक होता है, जैसे बकरी पालन, मछली पालन, क्योंकि हमारे यहाँ मछली पालन के वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, आपका जो है मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि विषयों पर जो है प्रशिक्षण हम देते रहते हैं, जिससे कि हमारे नवयुवक भाई समय समय पर अपना जो है रोजगार के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। सर, अभी यहाँ पे किसानों को दूध की कमी आ रही है, कुछ लोग डेयरी फार्म खोल रहे हैं जी। वहाँ पे पशु पालने का प्रयास किए, लेकिन कुछ डेयरी फार्म बंद भी हो गए जी। और कुछ लोग चला रहे हैं जी। उन लोगों के प्रोत्साहन के विषय में आप क्या बताएंगे? कहाँ से वो लोग
जैसे उनको डिस्ग्रेस हो रहा है, वो पीछे हो जा रहे हैं अपने आप को खोल करके, प्रयास तो किए लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। इस तरह से उनके मनोबल को क्या बढ़ाने वाली चीजें हैं जहाँ पे वो लोग अच्छी दूध उत्पादन कर सकें और उससे अच्छा लाभ कमा सकें? बिल्कुल। देखिए भाई, पशुपालन एक ऐसा धंधा है कि जिस पर हम 24 घंटा जो है ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। महाराजगंज के तमाम सारी जगहों पर हमने देखा है जो पशुपालन शुरू तो करते हैं जी शुरू में बहुत अच्छे ढंग से वो करना चाहते हैं, जी जी लेकिन आते आते उससे वो उदासीन हो जाते हैं। जी हम उनको ये सलाह देते हैं कि जब भी हमारे किसान भाई व्यावसायिक रूप से पशुपालन करना शुरू करें या सोचें या करें, तो मुख्यतः ये ध्यान रखें कि पशुशाला, जी पशुओं का घर बनाते समय विशेष ध्यान दें। जी और वो इस तरह ध्यान देने की जरूरत है कि हमको पशुशाला बनाते समय ये ध्यान दें कि हमारा पशुशाला ऊंची जगह पर हो, जी उसके आसपास पानी का जमाव ना हो, और पशुशाला जो है संभव हो तो पूरब पश्चिम दिशा में हो। जी पूरब पश्चिम दिशा से होने से ये फायदा है कि जो मौसम का स्ट्रेस पशुओं पर पड़ता है, जी मौसम का प्रभाव जो पशुओं पर पड़ता है, उससे हम बचे रहते हैं। जी और जो है रोशनदान अच्छे लगे हों, खिड़कियां बड़ी बड़ी लगी हों, जिससे उसको सुचारू रूप से हवा रोशनी मिलती रहे, वहां पर लाइट की व्यवस्था हो, शुद्ध पानी की व्यवस्था हो, और पर्याप्त जगह। पर्याप्त जगह का मतलब ये हुआ कि हम करते क्या है किसान भाई कि मानक के हिसाब से प्रत्येक पशुओं को कितनी जमीन की जरूरत होती है उस पर हम ध्यान नहीं देते। एक पशुओं के लिए, बड़े पशुओं के लिए 3 मीटर स्क्वायर जमीन की जरूरत होती है। जब भी हम पशुपालन का निर्माण करें तो एक पशु के लिए कम से कम 3 मीटर स्क्वायर जमीन की जरूरत निर्धारित करें, और साथ साथ उनके बच्चों के लिए बढ़िया पड़वा या बछिया बछड़ा के लिए 1.5 मीटर जमीन निर्धारित करें। 1.5 स्क्वायर मीटर। हाँ, 1.5 मीटर स्क्वायर की जमीन वो निर्धारित करें, जिससे उनको बैठने रहने में कोई असुविधा ना हो। और किसान भाई गलती कर देते हैं कि पशुओं की संख्या बढ़ा देते हैं, तो उससे पूरे पशुओं का कुप्रभाव पड़ता है उनके उत्पादन पर, उनके स्वास्थ्य पर। तो ये जो है पहला ध्यान उनको देना चाहिए कि पशुशाला जो है वैज्ञानिक तरीके से बना हो, ऊंची छत हो, फर्श उसके पक्के हो, ऊंचे जमीन पर हो। इन बातों को अगर हम ध्यान दे करके पशुशाला का निर्माण करते हैं तो हम पशुओं को जो है अच्छी तरह से रख सकते हैं, उनसे उत्पादन ले सकते हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। दूसरा मुद्दा ये होता है कि नस्ल जो है बहुत अच्छे तरह से चयन करना चाहिए, और छोटी इकाई से जो यूनिट हमारी स्टार्ट करें वो दूध उत्पादन के लिए, तो छोटी इकाई से चालू करें। छोटी इकाई का मतलब कि 10 पशुओं से वो पशुपालन शुरू करें, जिससे कि वो धीरे धीरे कुछ सीखेंगे, और जब उनको अच्छी तरह से पकड़ में आ जाए तो वो पशुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में वो छोटी इकाई से ही चालू करें। एक इकाई में कम से कम अधिक से अधिक 10 पशुओं का चयन करें, जिसमें 5 गाय हो, 5 भैंस हो। भैंस में आप मुर्रा नस्ल की भैंस आंख मूंद करके पाल लीजिए। गाय जब पालन की बात होगी तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप देसी गाय पालें। देसी गाय का मतलब जो हमारे हिंदुस्तान की गाय है, जैसे गिर, साहिवाल, हरियाणा, महाराजगंज क्षेत्र जो है, साहिवाल और गिर और मुर्रा भैंस बड़े अच्छी तरह से पाली जा सकती है, और इनकी क्षमता भी
दूध देने की अच्छी है, क्योंकि हमारे वातावरण में वो अच्छी तरह से रह लेंगे। लेकिन किसान भाई अधिक दूध लेने के उत्साह से वो विदेशी नस्ल की गाय पाल लेते हैं, जैसे होलिस्टियन, फिजिशियन, एचएफ, जर्सी। तो इन सब चीज़ों, इन गायों को हम मना करेंगे कि यहाँ के वातावरण में बहुत उपयुक्त नहीं होते हैं। हम उनको उतनी व्यवस्था नहीं दे पाते हैं कि जिससे कि उनकी जितनी क्षमता है उत्पादन की वो हम ले सकें। नतीजन ये होता है कि हम उन पशुओं को जो है न अच्छा व्यवस्था दे पाते हैं और न उनकी वो यहाँ के वातावरण के लिए बहुत उपयुक्त है। तो नतीजन ये होता है कि वो धीरे धीरे कम उत्पादन देने लगती है, तमाम सारे की बीमारियों से या परेशानियों से ग्रसित हो जाती हैं और डेयरी घाटे में चली जाती है। जब एक बार डेयरी घाटे में चली गई तो वो जो है किसान टूट जाता है। हाँ, टूटने का यही कारण है कि वो अपने चुनाव पे नियंत्रण नहीं करता। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि खिलाई पिलाई हमारे जो है अब वो बातें नहीं रह गई है। पहले जो पशुपालन था, पहले बड़े बड़े चारागाह हुआ करते थे, आज ऐसी व्यवस्था है नहीं अपने पशुओं को चरा सकें। तो पशुओं को जो पोषण होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस पर 70% खर्चा जो है हमारे किसान भाइयों का पशुपोषण पर आता है। अगर हमने ढंग से वैज्ञानिक तरीके से खिलाई पिलाई किया है तो समझ लीजिए कि बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद नहीं आएंगी। हम पोषण कैसे करें? एक मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि एक बड़े जानवर जो दूध दे रही हैं, गाय हो या भैंस हो, 24 घंटे में 6 से 8 किलोग्राम भूसा, 20 से 25 किलोग्राम हरा चारा, 30 से 35 लीटर शुद्ध पानी की जरूरत पड़ती है। हरा चारा पशुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए जैसे हम लोगों के लिए दूध बड़ा महत्वपूर्ण है, खेती के लिए गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, ऑर्गेनिक खाद जरूरत है, वैसे हमारे पशुओं के लिए सबसे प्रिय और लाभप्रद भोजन जो है हरा चारा है। डॉक्टर साहब, हमने कभी कभी ये देखा है पशुओं को हरे चारे को खिलाने के लिए हमारे किसान भाई तत्काल ही वो अपने बरसीम के खेत से बरसीम काट के लाते हैं, तो या फिर कोई ऐसे हरी घास काट के लाते हैं अपने खेतों से, तो तत्काल खिलाते हैं। कई लोगों का कहना है कि उसको थोड़ा मुरझाने तक रखा जाए। हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि वो हरे चारे काट के लाएंगे, आज लाएंगे तो कल खिलाएंगे। इसका क्या महत्व रखता है पशुओं? इसका महत्व ये रखता है कि जब ज्यादा जो है ये रसेदार जो चारा होता है उसमें ड्राई मैटर कम होता है। और ड्राई मैटर इसीलिए कह रहा हूं कि 6 से 8 किलोग्राम भूसा जाने की बात है। और जब ज्यादा रसेदार होता है तो पेट डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। नतीजा ये होता है थोड़ा लूज मोशन होने लगता है। थोड़ा हम सुखा देते हैं तो वो भी छाए में, तो उसमें जो है पानी की मात्रा कम हो जाती है, उसको पशु चाव से खाते हैं। मतलब किसान भाई के लिए सबसे बढ़िया संदेश रहेगा कि हरा चारा काट के लाएं, उसके बाद कुछ छांव में मुरझाने तक रखें। हाँ, कुछ समय थोड़ा समय, जब वो मुरझा जाए फिर उसको पशुओं को काट के खिलाएं। हाँ, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट है नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा किया जाता है जिससे पानी थोड़ा कम हो जाए चारे में, और कोई विशेष बात नहीं। ये नहीं कि उससे हम बहुत लाभ कुछ पाएंगे। और दूसरी बात क्या होती है, हमारे पशुपालक भाई को कहाँ ध्यान देना है कि जब चारा हमने बताया कि इतना चारा, इसके साथ साथ संतुलित आहार देने की जरूरत है। जिसको हम संतुलित आहार की बात करते हैं। संतुलित आहार में कितना देना है, कैसे देना है। मैक्सिमम किसान भाई तो हमारे चारे को काट करके जो है खिलाते हैं, और खिलाना भी चाहिए काट करके, कुट्टी काट करके। जैसे हमने कहा कि एक बड़े पशु को 6 से 8 किलोग्राम भूसा, 20 से 25 किलोग्राम हरा चारा, 30 से 35 शुद्ध पानी की जरूरत पड़ती है।
इसके साथ साथ संतुलित आहार की बात आती है। संतुलित आहार बहुत सारी कंपनियां भी बना रही हैं, जी जैसे कपिला हुआ, गोदरेज हुआ, जी दयाल हुआ, जी ये सब कंपनियां बनाती हैं। जी और इनको जब पशुओं को हमको देना है तो दूध के हिसाब से देना है। जी अगर आपकी गाय 3 लीटर दूध प्रतिदिन देती है जी तब उसे 1 किलोग्राम दाना मिश्रण संतुलित आहार देने की जरूरत होती है। जी भैंस अगर 2.5 किलोग्राम दूध देती है जी तब उसे 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देने की जरूरत होती है। जी दाना मिश्रण महंगा आइटम है, और अगर हरा चारा उपलब्ध है जी तो दाने की मात्रा हम आधा कर सकते हैं। जी जैसे 10 लीटर दूध हमारी भैंस या गाय दे रही है, जी हम 3 किलोग्राम दाना देने की बात कर रहे हैं, जी तो अगर हरा चारा उपलब्ध है तो 1.5 किलो दाने में भी हमारा काम चल जाएगा और पशु के उत्पादन पर कोई प्रभाव खराब नहीं पड़ेगा जी और उनके स्वास्थ्य पर भी कोई खराब प्रभाव नहीं डालेगा। जी तो इसलिए संतुलित आहार देना अनिवार्य है। संतुलित आहार अपने घर पर भी बना सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। जी ये बहुत साधारण सा फार्मूला है जो आपके घर पर अनाज उपलब्ध है लोकल बेस पर, जी जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, जौ हुआ, 40% ले लीजिए। जी दाल की चूनी जी 20% ले लीजिए, जी 20 भाग। जी चोकर आप जो है 25 भाग ले लीजिए। जी ये आपका जो है खली, जी चाहे वो इसकी जो है क्या कहते हैं, मूंगफली खली हो, चाहे आपका सरसों की खली हो, चाहे तीसी की खली हो, जी ये आप 15 भाग ले लीजिए। जी इन सबको सुखा करके दर्रा बना जी। लीजिए, तोड़ लीजिए जी और स्टोर करके रख दीजिए, और जैसा बताया गया है वैसा आप खिलाते रहिए। किसान भाई को सबसे बढ़िया लाभप्रद तो यही है जो ये कंपनियों से वो महंगे रेट में दाने खरीदते हैं, जी थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करके इसको घर पे बना सकते हैं। सस्ते रेट से अपने हाँ। पशुओं को खिलाएं और स्वस्थ भी पशु रहे, जी, दूध भी उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। और जहाँ तक प्रयास ये रहे किसान भाइयों का कि हरे चारे का बंदोबस्त रहे तो दाना की मात्रा में कमी आ सकती है और पैदावार आपका बढ़ सकता है। हाँ, लागत उसकी कम होगी। जी, तो यहाँ से भी किसानों को प्रोडक्शन मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर किसी किसान को अपने पशु संबंधित जानकारी लेना हो तो आपसे संपर्क कैसा करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप फोन पर करते भी हैं। आप अपना नंबर हमारे किसान भाई को बतावें ताकि वो जहाँ कहीं से भी। जी जी जी, मेरा नाम डॉक्टर विजय चंद्रा है। मेरा मोबाइल नंबर 94 50 43 80 46 है। किसी भी समय बात कर सकते हैं और उनको सुझाव दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे भारत रक्षक न्यूज में। आज महाराजगंज के किसानों को एक प्रेरणा आपने दिया, और जिस किसी किसान भाई को अपने पशु संबंधित कोई भी जानकारी लेना हो हमारे डॉक्टर साहब से संपर्क करें। इनका मिलने का जगह सर ये बसुली फार्म में ही आप मुलाकात करेंगे? हाँ, टाइम अगर ड्यूटी पीरियड है, छुट्टी नहीं है जी, तब तो मैं यहीं पर रहूँगा जी या हम फील्ड में रहेंगे, जी अन्यथा जो है हमको ऑफिस में रहना है। जी। मोबाइल नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं और अपने पशु संबंधित जितनी भी सारी जानकारी है डॉक्टर साहब से अपनी बात बता करके और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। भारत रक्षक